अमेरिका में ट्रंप काल दोबारा लौट आया है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने बीती रात शपथ ली, तो इस मौके के गवाह भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बने। इस दौरान भारत के प्रतिनिधि के तौर पर जयशंकर को ट्रंप ने एक विशेष सम्मान दिया। जी हां, हमारे देश में एक तरीके का नैरेटिव चल रहा था कि भारत को ठेंगा दिखा दिया अमेरिका ने, इतनी बड़ी उनके साथ गलत चीज हुई है। पर एस जयशंकर ठीक सामने बैठे थे। शपथ के बाद जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने संबोधन शुरू किया तो ठीक उनकी दाहिनी तरफ पहली कतार में पहली कुर्सी भारत के विदेश मंत्री को दी गई। जी हाँ, तो एस जयशंकर के बगल में जो आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जब आप उनका परिचय जानेंगे तो इससे आपको प्रेसिडेंट ट्रंप के शपथ समारोह में भारत को मिले सम्मान की अहमियत और भी ज्यादा समझ में आएगी। तो जयशंकर के बगल में जो बैठे हैं वो है इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोवो। ट्रंप के दिल में क्वाड के लिए विशेष जगह है, जिसमें अमेरिका के अलावा भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ट्रंप के शपथ समारोह में आपने भारत को मिला विशेष स्थान तो देख लिया, लेकिन अब देखिए कि क्वाड के दूसरे नुमाइंदों को कहां जगह मिली। तो जयशंकर के पीछे तीसरी कतार में जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया, उनको जगह मिली, और जापानी विदेश मंत्री के ही बगल में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग को सीट मिली थी। इस तरह से एक बार फिर वो गीत सही साबित हुआ जिसे हम बरसों से गुनगुनाते आ रहे हैं। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, क्योंकि चाहे जितना भी जोर लगा लो, सबसे आगे, लिटरली सबसे आगे की कतार में होंगे कौन? हिंदुस्तानी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में भारत को यह सम्मान दिया, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस समारोह में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल होने को बेहद सम्मानजनक बताया। जयशंकर अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट ट्रंप की दूसरी पारी के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के तौर पर शामिल हुए। ट्रंप और पीएम मोदी की ट्यूनिंग सबको पता है कि बेहद अच्छी है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप के दोबारा सत्ता में लौटने से भारत और अमेरिका के रिश्ते और बेहतर होंगे। यह भी कहा जा रहा है कि विदेश मंत्री जयशंकर ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री मोदी की एक खास चिट्ठी लेकर गए। ट्रंप के शपथ समारोह में शामिल होने के दौरान जयशंकर ने उनकी सरकार के कई अहम चेहरों से मुलाकात की। इनमें कौन कौन शामिल थे? भारतीय मूल के FBI चीफ कैश पटेल, ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में करीब 5 से 10 मिनट की बात हुई। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर माइक जॉनसन और उच्च सदन यानी कि सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी के नेता जॉन थ्यून जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। इनके अलावा जयशंकर ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर माइली से भी मुलाकात की। शपथ ग्रहण समारोह से पहले जयशंकर ने जापानी विदेश मंत्री ताकेशी इवाया और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री, इन दोनों से मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री जयशंकर की मौजूदगी पहले से ही चली आ रही रिवायत का एक हिस्सा है। भले से ही आपको ट्विटर पे, फेसबुक पे कोई कुछ भी बताए कि देखिए इस बार क्या अनहोनी हो गई, मोदी जी को क्यों नहीं बुलाया गया, सच ये है कि दुनिया के तमाम देशों में नई सरकार की शपथ के लिए भारत को न्योता मिलता रहा है और इसमें प्रधानमंत्री की तरफ से उनके विशेष दूत ही शामिल होते रहे हैं। लेकिन चूंकि ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री अमेरिका और भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इतर रही है, दोनों एक दूसरे को दोस्त बताते हैं, ऐसे में ट्रंप की शपथ में पीएम मोदी की गैर मौजूदगी को ही यहां पे एक मुद्दा बना दिया गया। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि ट्रंप ने मोदी से अपनी क्या दोस्ती तोड़ ली है, क्या उनकी बेइज्जती कर दी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तो बुला लिया, लेकिन मोदी को क्यों नहीं बुलाया? ऐसे में इन लोगों को यह भी देखना चाहिए कि इससे पहले बाइडेन और ट्रंप की पहली शपथ जब हुई तो भारत की तरफ से उनमें कौन शामिल था? वैसे दिलचस्प बात यह है कि बाइडेन की शपथ के वक्त भी सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने झूठे दावों के साथ फर्जी ट्रेंड कराने की कोशिश की थी कि भारत के सभी पड़ोसियों को न्योता मिला, लेकिन भारत को नहीं मिला। जबकि सच ये है कि 2021 में जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर तत्कालीन राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने शिरकत की थी,
वो वक्त कोविड का था। ऐसे में गिने चुने मेहमानों को ही जो बाइडेन और कमला हैरिस के शपथ समारोह का न्योता मिला था और ऐसे चुनिंदा देशों में भारत का नाम भी शुमार था। इससे पहले बात करते हैं 2017 की, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने शपथ ली थी। उस वक्त भारत की तरफ से राजदूत नवतेज सरना इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। जो लोग प्रेसिडेंट ट्रंप की शपथ में प्रधानमंत्री मोदी को न्योता नहीं मिलने को एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, उन्हें वो लिस्ट जरूर देखनी चाहिए जिसमें बस कुछ ही गिने चुने हेड ऑफ नेशंस के नाम शामिल हैं, जैसे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, एल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले, इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोवा। इन चुनिंदा नेताओं के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी न्योता मिला, लेकिन उन्होंने अपनी जगह उपराष्ट्रपति हान जेंग को भेजा, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स और यूरोपियन आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लियन को न्योता तक नहीं दिया गया। ऐसे में ट्रंप 2.0 की शपथ में कौन शामिल हुआ और कौन नहीं हुआ, यह बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की जीत पर बधाई देने में गर्मजोशी दिखाई, वैसे ही ट्रंप की शपथ के बाद भी पीएम ने अपना बधाई संदेश सोशल मीडिया के जरिए उन तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने पर आपको बधाई। मैं दोनों देशों को फायदा पहुंचाने और दुनिया के बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए एक बार फिर साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। आगामी सफल कार्यकाल के लिए आपको शुभकामनाएं। वैसे बधाई तो शी जिनपिंग भी दे चुके हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते ही चीन को एक साथ कई सारी टेंशन दे दी है। इतना ही नहीं, शपथ के तुरंत बाद पहले भाषण में ही उन्होंने चीन से पनामा नहर लेने समेत कुछ ऐसे ऐलान किए जिनसे जिनपिंग की नींद उड़ गई। डोनाल्ड ट्रंप सरप्राइज के उस्ताद। ऐसे में पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपनी शपथ में आने का न्योता देकर दुनिया को चौंकाया और फिर जब जिनपिंग आए नहीं तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की कुर्सी संभालते ही चीन को झटके पर झटका देकर चीन को हिला दिया। वैसे तो दूसरी पारी के आगाज के साथ ही ट्रंप ने ताबड़तोड़ फैसलों से तहलका मचा दिया है, लेकिन चीन को लेकर उनके कुछ फैसले ऐसे हैं जिनसे शी जिनपिंग बेचैन हो गए। चाइनीज ऐप टिकटॉक पर अमेरिका में पाबंदी लगी, लेकिन ट्रंप ने सत्ता संभालते ही इसमें 75 दिनों की राहत दी है, लेकिन एक शर्त के साथ कि चीन को टिकटॉक का 50% शेयर अमेरिका को देना ही होगा। ऐसा नहीं करने पर ट्रंप ने चीन पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की चेतावनी भी दी। इससे पहले वो राष्ट्रपति बनने से पहले ही चीन से आयात पर 60% टैरिफ लगाने की बात कह चुके हैं, क्योंकि ऐसा करने से अमेरिका को 2025 तक $2.4 ट्रिलियन के शुद्ध राजस्व का अनुमान है। वैसे ट्रंप ने आपसी कारोबार में डॉलर से किनारा करने पर एक बार फिर ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी भी दोहराई है। ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही WHO से भी अलग होने का ऐलान कर दिया और इसके लिए भी चीन को ही जिम्मेदार ठहराया। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने पेरिस जलवायु समझौते से भी अलग होने का ऐलान किया है और एक बार फिर इसका ठीकरा चीन के सिर पर ही फोड़ा। दरअसल ट्रंप ने साफ कर दिया है कि चीन के साथ उनका सलूक जैसे को तैसा वाला होगा। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी एक ऐसा फैसला लिया है जिससे चीन को तगड़ा नुकसान होने वाला है। ट्रंप ने बाइडेन सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें 2030 तक अमेरिका में सभी नए वाहनों की बिक्री में 50% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की करने का लक्ष्य रखा गया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में चीन का एकाधिकार है और अमेरिकी कंपनी टेस्ला का सबसे बड़ा कारखाना भी चीन के शंघाई में ही है। ऐसे में मुमकिन है कि शी जिनपिंग टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क के जरिए ट्रंप सरकार पर फैसले बदलने का दबाव बनाने की कोशिश करें, लेकिन ट्रंप 2.0 की टीम में मौजूद कट्टर चीन विरोधियों की वजह से चीन को शायद ही इसमें कामयाबी मिले, क्योंकि इस बार ट्रंप का इरादा चीन को अपने मुख्य कारोबारी प्रतिद्वंदी की हैसियत से पूरी तरह बेदखल करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। शी जिनपिंग को न्योता तो दिया, साथ ही साथ एक झटका भी दे दिया, और वो अकेला नहीं है।
आज ही डोनाल्ड ट्रंप चीन को एक और बड़ा झटका देने वाले हैं, क्योंकि आज क्वाड की मीटिंग होने वाली है। यह मीटिंग देर रात करीब 1:15 पर होगी। इसमें चारों सदस्य देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। ट्रंप की शपथ के बाद उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो की यह पहली बड़ी बैठक होगी। इस मीटिंग के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, जापान के विदेश मंत्री और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पहले से ही वॉशिंगटन में मौजूद हैं। सबके सब शपथ ग्रहण समारोह में भी थे। क्वाड की बैठक से पहले विदेश मंत्री जयशंकर अपने जापानी और ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के द्विपक्षीय जो मुलाकात है उनके साथ कर चुके हैं। क्वाड की इस बैठक से चीन इतना परेशान हुआ कि शी जिनपिंग ने आनन फानन में रूस के राष्ट्रपति को फोन घुमा दिया, उनसे वीडियो कॉल कर बात की, दोनों देशों के रिश्तों की दुहाई दी और बिना किसी दबाव के मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की वकालत की। जिनपिंग की बातों से उन पर हावी क्वाड का डर साफ दिख रहा है। चीन के लिए राहत की बात यह है कि ट्रंप सरकार में इलॉन मस्क के तौर पर उसका सबसे बड़ा हितैषी फिलहाल मौजूद है। हालांकि मस्क का भी अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि चीन में ही मस्क की टेस्ला का सबसे बड़ा प्लांट है, जहां से इस इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी का करीब 23% रेवेन्यू आता है। ऐसे में मुमकिन है कि अपने कारोबारी हित की खातिर मस्क चीन पर अभी के लिए नरमी बरतने के लिए ट्रंप को मना ले। लेकिन ट्रंप भी अपने स्टैंड से डिगने वाले नेता नहीं है। उनका इस बार एक ही मंत्र है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो चीन को पछाड़े बिना साकार नहीं हो सकता। एक बात वो भी करनी चाहिए कि जो लोग पिछले कई दिनों से ये नैरेटिव बना रहे थे कि भारत को एक तरीके से बेइज्जती का सामना करना पड़ा है, जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया गया है, कम से कम उन्हें थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेना चाहिए। परवाह देश की मैं अब बात एक ऐसी नहर की जिस पर सुपर पावर अमेरिका ने एक बड़ा दांव लगाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया की मशहूर और दुर्लभ पनामा नहर यानी कि पनामा कनाल की, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभालते ही अपना हक जता दिया। ट्रंप ने आखिर इस विशाल नहर को फिर से अमेरिका के कब्जे में वापस लेने की बात क्यों कही है? क्यों पनामा नहर अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों के लिए इतनी खास है कि इसे लेकर इतना बड़ा तनाव पैदा हो गया? आज आपको पनामा नहर के उस रोमांचक इतिहास के बारे में बताएंगे और ये भी दिखाएंगे कि जिस विशाल नहर में पानी के जहाजों का पार होना बहुत ही मुश्किल काम होता है, उस नहर पर ट्रंप आखिर फिर से नियंत्रण क्यों हासिल करना चाहते हैं। आखिर ऐसी क्या खासियत है पनामा नहर में कि ट्रंप ने उस पर कब्जे को अपनी प्राथमिकताओं में टॉप पर रखा है? देखिए इन सारे सवालों के जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका में ट्रंप काल शुरू होते ही दुनिया का एक ऐसा इलाका अचानक खबरों में आ गया है जिसका नाम तो लोग पहले से जानते हैं, लेकिन उसकी खासियत और दुनिया के लिए उसकी अहमियत बहुत कम लोगों को पता है। सत्ता संभालते ही ट्रंप ने जिस बड़े इलाके पर दावा किया है वो है पनामा कैनाल, यानी दुनिया की मशहूर पनामा नहर। जो पनामा नहर दुनिया के लिए एक बड़ी पहेली है। ट्रंप ने उसी मशहूर पनामा नहर को फिर से वापस लेने का संकल्प दोहराकर एक नया विवाद छेड़ दिया है। ने पनामा नहर पर ट्रंप के संकल्प को सुना। पनामा नहर ट्रंप के लिए एक बड़ा टास्क बन गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका उस पनामा नहर को फिर से वापस ले लेगा, जिसके जरिए दुनिया के बहुत बड़े हिस्से की अर्थव्यवस्था सांस लेती है? क्या पनामा नहर फिर से अमेरिका के हाथ में चला जाएगा? आखिर पनामा पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं ट्रंप? पनामा नहर क्यों है अमेरिका के लिए खास? क्या है इसका इतिहास और क्या है इस नहर का बाकी दुनिया के लिए महत्व? आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ट्रंप का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसमें ट्रंप ने शपथ के तुरंत बाद पनामा नहर को लेकर नया संग्राम छेड़ दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले पिछले महीने भी डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिक ऑफ पनामा की सरकार को चेतावनी दी थी कि वो पनामा नहर में अमेरिकी जहाजों पर लगाई जाने वाली फीस या तो कम करे या फिर उसका कंट्रोल अमेरिका को वापस कर दे। ट्रंप के आक्रामक रुख से एक छोटे से देश पनामा और सुपर पावर अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है। इस कनाल को चलाता कौन है? ये चाइनीज कंपनी चलाती है और ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा, आप लोगों ने चाइनीज कंपनी को ये कनाल क्यों दे दी चलाने के लिए? मैंने तो पनामा को, अमेरिका ने तो पनामा को दी थी।
ट्रंप की आक्रामकता के बाद पनामा की सरकार के पलटवार को भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर पनामा नहर पर अमेरिका की नजर क्यों है। आखिर ट्रंप पनामा नहर पर अमेरिका का अधिकार क्यों चाहते हैं। तो इसके लिए आपको इन तथ्यों पर गौर करना होगा कि दुनिया भर की जियोपॉलिटिक्स में पनामा नहर की कितनी अहमियत है। दरअसल हर साल पनामा नहर से 14,000 से ज्यादा जहाजों की आवाजाही होती है। 82 किलोमीटर लंबी यह नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। दुनिया भर का 6% समुद्री व्यापार इसी नहर से होता है। अमेरिका के लिए इस नहर का खासा महत्व इसलिए भी है क्योंकि उसका 14% कारोबार पनामा नहर के जरिए होता है। पनामा नहर से लगभग 75% कार्गो या तो अमेरिका जाते हैं या अमेरिका से आते हैं। अमेरिका का 270 अरब डॉलर का कारोबार इस नहर से होता है। पनामा नहर की इसी अहमियत को देखकर ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में इस पर वापस अमेरिका का नियंत्रण चाहते हैं। लेकिन ट्रंप के इस रुख से रिपब्लिक ऑफ पनामा को सख्त ऐतराज है। पनामा के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया है कि नहर पर पनामा का नियंत्रण है और आगे भी रहेगा। पनामा नहर की तटस्थता का सम्मान किया जाना चाहिए। साथ ही किसी भी देश को पनामा के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। पनामा के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि पनामा नहर कोई उपहार नहीं थी, बल्कि एक कई पीढ़ियों के संघर्ष का नतीजा थी। पनामा के राष्ट्रपति ने बातचीत के जरिए विवाद को दूर करने पर जोर दिया। जिस तरह अमेरिका के लिए पनामा नहर का काफी बड़ा आर्थिक महत्व है, उसी तरह रिपब्लिक ऑफ पनामा के लिए भी पनामा कैनाल की बड़ी अहमियत है। आगे बढ़ने से पहले आपको उसे भी समझाते हैं। दरअसल पनामा की सरकार को इस नहर से हर साल 1 अरब डॉलर से ज्यादा का ट्रांजिट फीस मिलती है। नहर का पनामा की जीडीपी में भी 3.5% का योगदान है। इससे पनामा में 55,000 लोगों को नौकरियां मिली। पनामा सरकार की 23% से ज्यादा कमाई पनामा नहर से ही होती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक नहर को लेकर अमेरिका और पनामा क्यों आमने सामने आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पनामा नहर पर अमेरिका और पनामा दोनों ही देश अपना दावा नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि दोनों देशों की इकोनॉमी के लिए ये नहर बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती है। अब आपको दिखाते हैं कि इस नहर को बनाया कैसे गया और इस नहर का निर्माण करने वाले अमेरिका ने पहले क्यों इसको पनामा को दे दिया। आपको ये भी दिखाएंगे कि दुनिया के लिए हमेशा एक पहेली बनी रही है, नहर से होकर जाने वाले पानी के जहाज मुश्किल पहाड़ों को कैसे पार करते हैं। सौ साल से भी ज्यादा पुरानी और दुनिया के प्रमुख जल मार्गों में से एक पनामा नहर आज भी दुनिया के लिए एक बड़ी पहेली है। इस विश्व प्रसिद्ध नहर का निर्माण और यहां से गुजरने वाले जहाजों का परिचालन आज भी इंजीनियरिंग के लिए एक शानदार मिसाल है। पनामा नहर मध्य अमेरिका के रिपब्लिक ऑफ पनामा नामक छोटे से देश में है। ये नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। इसका महत्व ये है कि दो बड़े जो समुंदर हैं, ओशंस, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन, उनको जोड़ देता है। तो जहाज़ों को नीचे होके नहीं जाना पड़ता। जैसे सुएज कनाल है, मेडिटेरेनियन सी से इधर चला जाता है सीधा अरेबियन सी की तरफ, तो ये कट कर देता है, टाइम बड़ा कम हो जाता है। इस नहर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी तकनीक, जिसके लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा और कठिन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट माना जाता है। अगर कोई आपसे कहे कि क्या कोई पानी का जहाज पहाड़ों को पार कर सकता है, तो आप कहेंगे कि यह संभव नहीं है। लेकिन पनामा नहर से गुजरने वाले जहाजों के लिए ये न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि हर साल करीब 14,000 पानी के जहाज इस नहर में पहाड़ को भी पार करके आगे बढ़ते हैं। पानी के जहाजों के लिए ये कैसे संभव हो पाता है, आपको समझाते हैं। दरअसल पनामा नहर गाटुन झील से होकर गुजरती है, जिसका जल स्तर समुद्र तल से 26 मीटर ऊपर है। ऐसे में झील और महासागर के बीच की जमीन रास्ते की अड़चन थी, जिसे यहाँ नहर बनाकर दूर किया गया। जहाजों को यहाँ लिफ्ट करके इस नहर से गुजारा जाता है, मतलब जहाज को ऊपर उठाकर नहर से गुजारा जाता है। इसके लिए यहाँ लॉक सेट बनाए गए हैं। इनमें पहले एक लॉक में जहाज को प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद इसमें पानी भरकर जहाज को ऊपर उठाया जाता है।
फिर जहाज को अगले लॉक में प्रवेश करा दिया जाता है। यहाँ भी इसी तरह वाटर लेवल को मेंटेन करके जहाज को आगे भेज दिया जाता है। इसी तरह जब जहाज को नीचे उतारना होता है तो लॉक्स के पानी के स्तर को कम करके जहाज को नीचे समुद्र में उतार दिया जाता है। संचालन के मामले में भी ये नहर अद्वितीय है, क्योंकि ये दुनिया का अकेला ऐसा जलमार्ग है जहां किसी भी जहाज का कप्तान अपने जहाज का नियंत्रण पूरी तरह पनामा के स्थानीय विशेषज्ञ कप्तान को सौंप देता है। मध्य अमेरिका का भूभाग अधिकतर उत्तर दक्षिण दिशा में चलता है, लेकिन पनामा के क्षेत्र में यह मुड़कर लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में चलता है। पनामा के मध्य में एक पहाड़ों की श्रृंखला है, जिसके पश्चिमी भाग में पनामा का सबसे ऊंचा स्थान वोल्कान बारू नाम का ज्वालामुखी स्थित है। क्योंकि पनामा की चौड़ाई कम है, इसलिए आम दिनों में इस ज्वालामुखी के शिखर से प्रशांत महासागर और कैरिबियाई समुद्र दोनों ही नजर आ जाते हैं। अमेरिका के लिए इस नहर की खास बात यह है कि पनामा नहर के होने से अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी 12,875 किलोमीटर घट जाती है। जब यह नहर नहीं थी तब जहाजों को 2 हफ्ते का लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। पनामा नहर की बदौलत 2 हफ्ते की दूरी सिर्फ 10 से 12 घंटे में ही पूरी हो जाती है। इस नहर के निर्माण का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है। पनामा नहर का निर्माण अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के समय में पूरा जरूर हुआ था, लेकिन इस पर काम फ्रांस ने अमेरिका से भी पहले 1881 में ही शुरू कर दिया था। लेकिन मलेरिया की महामारी फैलने से इस नहर का काम रोक दिया गया था। बाद में साल 1914 में अमेरिका ने पनामा नहर का निर्माण पूरा किया था। साल 1977 में तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने पनामा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत इस नहर का नियंत्रण धीरे धीरे पनामा को सौंपा जाना था। साल 1999 में पनामा नहर का पूरा नियंत्रण पनामा को मिल गया। समझौते के मुताबिक पनामा ने वादा किया कि वो पनामा नहर का संचालन निष्पक्ष तरीके से करेगा और ये विशाल नहर सभी देशों के जहाजों के लिए खुली रहेगी। लेकिन ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका इस पर फिर से दावा जता रहा है। ट्रंप ने अमेरिका की बागडोर संभालते ही पनामा पर हुए समझौते को एक बड़ी गलती करार दे दी। ट्रंप साहब सीधी बात कह रहे हैं। देखिए, ये मेरा बगीचा है, मैं बागबान हूं, यहां आने की कोशिश मत करो। दैट इज द बेसिक बॉटम लाइन। आई डू नॉट वॉन्ट कि चाइनीज यहां आके कुछ भी करे। ये मेरा इलाका है। जैसे पुतिन ने भी बताया था सर, और ये ट्रंप ये मानता है कि पोस्ट सोवियत स्पेस, ये छोटे मोटे देश जो हैं जो सोवियत संघ से अलग हो गए थे, वो मेरा इलाका है, यहां आके पंगा मत। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिका और पनामा के बीच समझौते के तहत इस नहर पर अमेरिका का नियंत्रण बना रहा था, लेकिन ये बात पनामा को हमेशा खटकती थी। पनामा अमेरिका से नहर वाले पूरे इलाके को वापस देने की मांग करता रहा। उसके बाद अमेरिका ने इस नहर को 20वीं शताब्दी के अंत तक पनामा को सौंप दिया, लेकिन एक बार फिर अब अमेरिका इस पर दावा जताने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवंश।